ओके दोस्तों, सो लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम्स के ऊपर बात करी थी। लास्ट क्लास में हमने किया था रे डायग्राम फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आपको याद होगा कॉनकेव के 6 केसेस किए थे हमने, कॉन्वेक्स के 2 केसेस किए थे। उसके बिहाफ पे मैंने आपको होमवर्क दिया था क्यूबीएडी करने के लिए। क्यूबीएडी जो कि पेज नंबर 76 टू पेज नंबर 79 ऑफ असाइनमेंट बुकलेट है। अगर आप लोगों ने सबने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिए एडमिशन पर्पस के लिए, एडमिशन प्रोसीजर के लिए रजिस्ट्रेशन आपने अगर करा लिया तो आपकी बुक में ये पेज नंबर्स होंगे। एंड अगर कुछ बच्चों ने अगर अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनको जो इनिशियल क्लास में असाइनमेंट मिली होगी, जो पेजेस मिले होंगे, तो उनके असाइनमेंट के लास्ट पेजेस पे ये क्यूबीएडी होगा। ये उनके असाइनमेंट का लास्ट पेज है। सो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी और एल्स इसी वीडियो का जो कंटिन्यूड पार्ट होगा वो मे बी उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि उनके पास बुक नहीं होगी। एल्स जिन जिन के पास बुक है वो पेज नंबर 76 टू 79 के अंदर क्यूबीएडी डिस्कशन को फुलफ़िल कर सकते हैं हमारे साथ इस वीडियो में। सो जैसा कि हमने बताया था आपको, हम क्यूबीएडीज़ के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं साइंस में। तो क्यूबीएडी का यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है दैट इन केस अगर आपको किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, जो इस क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो आपसे फोकल लेंथ पूछा है। एंड वी ऑल नो दैट फोकल लेंथ is equals to radius of curvature by 2, that is 20 by 2 which is 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 सेंटीमीटर है तो हमारा फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। फाइन, ओके, सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी एक नॉलेज लास्ट क्लास में आपको जब फिज़िकल क्लास हो रही थी, हमारी नॉर्मल क्लासेस कंटिन्यू थी, तब आपको हमने इसकी डिस्कशन करी होगी क्वेश्चन नंबर 2 की, क्योंकि उस क्लास में हमारे को ये प्रूफ करना था प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं कि आंसर ही है इस सेकंड क्वेश्चन का वो कि कॉनकेव मिरर का रियल प्रिंसिपल फोकस होता है एंड कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस होता है। ऐसा होता क्यों है? आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि कभी भी आपको प्रिंसिपल फोकस से डील करना है तो आपको पैरेलल रे से डील करना है, और पैरेलल रेज जिसकी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली में मीट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं रियल प्रिंसिपल फोकस। वेयर आज पैरेलल रेज अगर किसी मिरर के साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज कर जाएं, एक्चुअली मीट ना करें, उनको हमें मीट कराना पड़े, अपीयरिंग टू बी मीट ऑन अदर साइड ऑफ द मिरर, उसको हम वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जो कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। आउट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर whose focus is situated behind the mirror। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पैरेलल मिरर्स, सेकंड क्वेश्चन में पैरेलल रेज जो आती हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज करती हैं, मीट नहीं करती हैं, उनको हमें दूसरी साइड पे मीट कराना पड़ता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, इसीलिए हम उसको वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन इसी बात का एक्सप्लेनेशन है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में से किसका फोकस बिहाइंड द मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस, प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर होता है। और ये बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं मिरर के 2 साइड्स होती हैं, एक मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड, एक मिरर की नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर ऐसा दिखता है हमारा,
तो ये जो शेडेड रीजन है इसमें ये है नॉन रिफ्लेक्टिंग, वेराज ये जो प्लेन रीजन है ये वाला है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर आप देखेंगे कि इसका कर्वेचर कंप्लीट होने के लिए इस तरफ टर्न कर रहा है तो इसका सेंटर भी इसी तरफ होगा, जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसका हाफ ऑफ पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस कहलाता है। तो ये सब कुछ चाहे प्रिंसिपल फोकस हो चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड की तरफ है, वेयर एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड की तरफ कुछ भी नहीं है, राइट। और आपको अगर ध्यान हो तो मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में आपसे बात करी है कि कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम में हमने खाली 2 ही केसेस किए थे। उसका भी रीज़न जो था वो यही था कि क्योंकि लेफ्ट में कुछ है ही नहीं तो हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ 2 ही बातें बोली, एक इन्फिनाइट केस की रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, और दूसरा एक फाइनाइट केस की रेज आ रही हैं किसी डिफाइंड डिस्टेंस से। खाली इन्हीं दोनों केसेस में पूरा कॉन्वेक्स मिरर हमारा निपट चुका था। उसकी वजह क्या थी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ क्या होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे, क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर हुज फोकस इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। तो डेफिनेटली इसका आंसर है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर सिचुएटेड होता है। व्हाट इज बिहाइंड द मिरर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, दैट इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। फाइन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। ये एज सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, उसका फोकल लेंथ उसका जस्ट हाफ होगा, दैट इज 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ये 4th क्वेश्चन का रेसिप्रोकल हो गया, जस्ट उल्टा क्वेश्चन हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, जो कि डबल हो जाएगा फोकल लेंथ के, विच इज 50। ओके, 6th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। ए पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉनकेव मिरर। पैरेलल रेज जब भी आती हैं कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ जाती हैं हमें पता है। पैरेलल रेज हमेशा डील करती हैं किससे, फोकस से। पैरेलल रेज हमेशा किससे डील करती हैं, फोकस से। देयरफॉर पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉनकेव मिरर टू अ पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। टू अ पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। फाइन, बी पॉइंट, बी पार्ट क्या कह रहा है आपका, the focal length of concave mirror is a distance from the focal length of a concave mirror is a distance from the pole of the mirror, pole to principal focus, pole to principal focus of the mirror. Now C part आपका कह रहा है a concave mirror dash rays of light that is converge, it is a converging mirror, converge ray of light, whereas a convex mirror diverge ray of light। ये आपका fill in the blank था इस बात पे कि आप ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि concave mirror एक converging mirror है, whereas convex mirror एक diverging mirror है। For a convex mirror parallel rays of light, D part कह रहा है for a convex mirror parallel ray of light appears to diverge from a point। ऐसा लगता है कि वो किसी एक पॉइंट से दूर भाग रहे हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, पैरेलल रेज हमेशा डील किससे करती हैं, फोकस से। तो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल रेज एक्टिंग एज अ इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन जो होगी उसको किसकी अकॉर्डिंगली होगी, प्रिंसिपल फोकस के अकॉर्डिंगली। तो क्वेश्चन था हमारे से, फिर दोबारा मैं आपको बताता हूँ। फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। ऐसा लगता है कि वो किसी एक पॉइंट से दूर भाग रही हैं, जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। ओके,
सो ये आपका अभी तक था 6th क्वेश्चन। अब आपके पास आया है 7th क्वेश्चन। लेट्स सी 7th क्वेश्चन क्या कहता है। नेम द 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, नेम द 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, full stop, which is, answer is very simple. One is concave, other is convex. 2 types of spherical mirrors are concave and convex. अब उसके बियॉन्ड आंसर वो पूछना चाहता है हमसे, which mirror out of these 2 types, which type of mirror represented by the back side of shining steel spoon. So अगर आप चम्मच की बात करेंगे तो डायग्राम तो मेरा बहुत ख़राब है, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक अ स्पून। सो ये स्पून है। लेट्स से आपका फूड जो है वो इधर पड़ा रहता है, तो जिस साइड फूड, जो साइड आप इस्तेमाल करते हैं फूड को पिक करने के लिए, वो साइड जो होती है वो हमारी होती है कॉनकेव। कौन सी साइड? जिस साइड से हम फूड को पिक करते हैं, और फूड को पिक जो करते हैं हम, वो कौन सी होती है? फ्रंट साइड। कौन सी होती है? फ्रंट साइड। फाइन। तो ये आपके बी पार्ट का आंसर है। किसका है ये? बी पार्ट का आंसर। और ए पार्ट का आंसर जो बैक साइड होती है, तो बैक साइड के लिए आंसर है आपका कॉन्वेक्स। तो एक स्पून, शाइनिंग स्पून, स्टील स्पून, उसका फ्रंट साइड जहाँ से आप फूड पिक करते हैं वो कॉनकेव होता है, और बैक साइड जहाँ से आप फूड पिक नहीं करते हैं वो कॉन्वेक्स होता है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप चम्मच को देख सकते हैं। अगर आप चम्मच को करीब से देखेंगे तो फ्रंट साइड पे, इस पे फ्रंट साइड पे आपको अपनी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड मिलेगी, एंड बैक साइड पे अगर आप देखेंगे अपनी इमेज को तो आपको कैसी दिखेगी? डिमिनिश्ड। बैक साइड पे डिमिनिश्ड दिखेगी। ये इस बात का प्रूव है कि कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज देता है, और कॉनकेव मिरर जब आप पोल और फोकस के बीच में होते हैं पोजीशन के, तो वो आपको क्या देता है? मैग्नीफाइड। ये लास्ट क्लास का हमारा कंक्लूजन था। फाइन। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। सिंपल रिलेशन है हमारे पास, R इज इक्वल्स टू 2F और F इज इक्वल्स टू R/2। एंड आगे ये क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा है आपसे और पूछता है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 25। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 है उसका फोकल लेंथ होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ, दैट इज 25 का हाफ, दैट इज 12.5, दैट इज 12.5। फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे? डिस्क्राइब विद द सूटेबल डायग्राम हाउ कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज पैरेलल बीम ऑफ लाइट rays, make clearly the pole focus center of curvature of a convex mirror in this diagram. Let's see. So हमारे पास एक convex mirror है, अगर आप देखेंगे तो ये convex mirror का नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ हमारे पास फोकस होगा, इधर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये रे जो पैरेलल, ये जो रे इन दोनों से पास करती है, साथ ही में पोल से पास करती है, इस रे को हम इमेजिनरी रे कहते हैं। सो ये जिस रे ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं हमसे, दैट डिस्क्राइब विद द सूटेबल डायग्राम हाउ कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द पैरेलल रे। सो ये हमसे बात कर रहे हैं पैरेलल रे के बारे में। हम बनाएंगे यहाँ पर पैरेलल रे, पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पैरेलल रे के लिए, इंसिडेंट रे के लिए, ये क्या कहलाएगा? एज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और हमने देखा था कि ये कुछ नहीं करते हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। तो हमने एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल रे खींच दी, राइट? ये क्या है? एक नॉर्मल रे।
ये नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है वो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आप बात करेंगे कि इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के इस साइड है, नीचे की साइड है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे के अपर साइड पे होनी चाहिए, और वो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस कदर होती है कि इट appears to diverge from a point on principal axis. It appears to diverge from a point on principal axis which is known as principal focus. यही हमारा क्वेश्चन था जो हमें बताना था कि हम एक सूटेबल डायग्राम के थ्रू ये एक्सप्लेन करें कि कोई भी पैरेलल रे जो आती है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, वो उस रे को डाइवर्ज कर देता है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागती है वो रे, उसके टुवर्ड्स नहीं जाती, कन्वर्ज नहीं करता, क्या करता है, डाइवर्ज। सेम तरीके से अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो आप बना सकते हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव के लिए वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। आपको एक इंसिडेंट रे रखनी है पैरेलल, उस केस में भी आपको नॉर्मल रे बनाना है जो कि पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल रे के एक तरफ इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल रे के दूसरी तरफ कौन हो, रिफ्लेक्टेड रे। वो अपने आप आपको टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस जाते हुए दिखेगी कॉनकेव मिरर के केस में। ये किसका केस था, कॉन्वेक्स मिरर का केस। फाइन, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है, ये आप ऑटोमेटिकली असाइनमेंट से देख के लर्न कर सकते हैं, या जो हमने लास्ट क्लास में किया था ये उसकी डेफिनेशन है। 10th एंड 11th दोनों ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, 11th का बी पार्ट ज़रूर अलग है, 10th डेफिनेशन है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप असाइनमेंट से लर्न करेंगे। 11th का ए पार्ट क्या है, डेफिनेशन। 11th का ए पार्ट क्या है, डेफिनेशन। 11th का बी पार्ट क्या है, 11th का बी पार्ट एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है किसका, 9th का। 9th में कॉन्वेक्स मिरर के लिए डाइवर्जिंग प्रूफ करना था, 11th के बी पार्ट में कॉन्केव मिरर के लिए कन्वर्जिंग प्रूफ करना है। फाइन, सो ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर की नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं, एंड ये वाली साइड कॉन्केव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस है। यहाँ ये पोल है, देन इस तरफ हमारा फोकस, इस तरफ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है वो हमारी पैरेलल रे जो आ रही है इंसिडेंट करने कॉन्केव मिरर पे। जैसे ही इंसिडेंट रे आती है तो जहाँ पर भी वो स्ट्राइक करती है मिरर को, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यू नो दैट आफ्टर इंसिडेंट रे आपको नॉर्मल रे बनानी होती है, और नॉर्मल रे किसी भी स्फेरिकल मिरर की पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे ही आप पूछेंगे अपने आप से कि इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के अप साइड है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे के डाउन साइड होगी, और ये डाउन साइड आने वाली रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास करती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। एंड क्योंकि इंसिडेंट रे को कन्वर्ज कर दिया इसने, किसकी तरफ मोड़ दिया, इमेजिनरी रे के, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ दिया आने वाली इंसिडेंट रे को इसने, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं इसको हम, कन्वर्जिंग मिरर। इसने कन्वर्ज कर दिया रे को। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका ए पार्ट डेफिनेशन है जो आप असाइनमेंट से देख सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन। एंड बी पार्ट आंसर जो है एज सेम एज 9th क्वेश्चन है, एज सेम एज 9th क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। इसका ए और बी पार्ट दोनों ही आप खुद करने के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है आपके पास असाइनमेंट के अंदर और इससे पिछले पार्ट के अंदर। ओके, सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं ज़रा। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट सेंड्स अ पैरेलल बीम ऑफ सिग्नल्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एक जो ऑर्बिट में घूम रही है अर्थ के, एंड वो एक पैरेलल बीम ऑफ सिग्नल्स को अर्थ की तरफ भेजती है। सेंड्स अ पैरेलल बीम ऑफ सिग्नल्स डाउन टू अर्थ। इफ दीज सिग्नल्स ओबे द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट, ये सिग्नल जो हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हैं जैसे लाइट करती है, एंड आर टू बी फोकस्ड ऑन अ स्मॉल रिसीविंग एरियल, आर टू बी फोकस्ड ऑन टू अ स्मॉल रिसीविंग एरियल। What should be the best shape of a metal dish used to collect them?
आप अगर अपने घर की छत पे जाएंगे या मे बी हो सकता है बालकनी साइड में जाएंगे तो आपको एयरटेल, टाटा स्काई, डिश टीवी ऐसे चीज़ों की एक डिश लगी हुई दिखेगी। उसकी अगर आप शेप देखेंगे तो वो शेप जो होगी, द बेस्ट शेप ऑफ रिसीविंग अ सिग्नल एंड टू बी फोकस ऑन द सेंटर ऑफ द एरियल, दैट इज कॉनकेव शेप, दैट इज कॉनकेव शेप। क्योंकि आप चाहते हैं कि जो भी पैरेलल रेज आ रही हैं, जो भी पैरेलल रेज आ रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज हों और आपके एरियल पे गिरे, सो दैट आप इजीली अपना टीवी देख पाएँ या जो भी आप देखते हैं टीवी पे, मूवीज़ या कोई भी सीरीज़ या न्यूज़, वो इजीली आप देख पाएँ। उसके लिए ये शेप कॉनकेव होनी चाहिए। बट सोचिए मजाक के लिए, मजाकिया बात के लिए सोचिए कि कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं कॉनकेव नहीं, मैं कॉन्वेक्स रखूँगा। लेट्स से कोई बच्चा कहता है, ठीक है, बट टेक इट एज अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली, एंड मे बी ऑफ कोर्स जोक से हम ये समझ सकते हैं कि आंसर इतना गलत क्यों है। सोचिए कि पैरेलल बीम्स आ तो रही हैं, आपके डिश पे गिर भी रही हैं, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कॉन्वेक्स शेप होने की वजह से, कॉनकेव ना होने की वजह से, कॉनकेव सही आंसर है, कॉनकेव इज द राइट आंसर। बट सोचिए वो बच्चा कहता नहीं मैं कॉन्वेक्स रखूँगा, ठीक है। जैसे होते हैं हम में से कुछ बच्चे, मैं भी बचपन में या कोई भी ऐसे बचपन में कभी ना कभी ऐसा मूड करता है कि नहीं नहीं मैं तो उल्टा ही करूँगा जो आप कह रहे हो, तो ठीक है बेटा उल्टा कर लो। पैरेलल रेज आएंगी ज़रूर, फाइन, कॉन्वेक्स शेप के ऊपर गिरेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होंगी कैसे, कन्वर्ज या डाइवर्ज? अभी तक हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, हमें समझ में आ गया दिस इज अ डाइवर्जिंग शेप, दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर, तो डाइवर्ज होंगी। तो पता चला रेज आ रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं और किसी दूसरे के एंटीना पे जाके गिर रही हैं। कोई दूसरा टीवी देख रहा है, पैसे आप भर रहे हो, पे आप कर रहे हो इसके बिल्स, लेकिन टीवी कोई और ही देख रहा है क्योंकि किसी और के एंटीना पे जा रही है ना, आपने अपने एंटीना पे तो उसको कन्वर्ज कराने की कोशिश की नहीं। तो इसीलिए मजाक था, बट यस, इसीलिए आप इसको कॉन्वेक्स नहीं रखेंगे, ये रेज डाइवर्ज नहीं होनी चाहिए, ये रेज कन्वर्ज होनी चाहिए, इसलिए आप इसको कॉन्वेक्स नहीं रखेंगे, इसको आप क्या रखेंगे, कॉनकेव। फाइन, ये क्वेश्चन नंबर 13 की रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, when a spherical mirror is held towards the sun and its sharp image is formed on a piece of carbon paper for some time, a hole is burned in the carbon paper। ये एक स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर जो सन के सामने रखा हुआ है। फाइन, मुझे पहले से ही पता है ये स्फेरिकल मिरर कौन सा है, बट क्योंकि क्वेश्चन है मैं आपको रेस बना के दिखा रहा हूँ। सन रेस के सामने रखा हुआ है। अब सन की पोजीशन क्या है इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर या इसके फोकल लेंथ से? जस्ट फॉर द सेक, हो सकता है स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 100 सेंटीमीटर हो। कितना हो? 100 सेंटीमीटर। ओके, एंड फोकल लेंथ फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। ये मैं आपको जो वैल्यूज़ दे रहा हूँ ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, मेरी खुद की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं। ये मैंने इतना बड़ा स्फेरिकल मिरर देखा है कॉनकेव शेप का, जो कि सन रेज के सामने रखा जाता है। लगभग इतना ही होता है वो, 100 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का। अब जब हम बात कर रहे हैं सन की, तो मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि सन जो रेज भेजता है वो इन्फिनाइट से भेजता है, क्योंकि इन्फिनाइट का मैंने पहले दिन आपको मैथ्स की क्लास में भी मतलब समझाया था, साइंस की क्लास में भी मतलब समझाया था। मैथ्स के लिए इन्फिनिटी का मतलब होता है दैट नंबर विच इज़ नॉट काउंटेबल, या फिर इतना बड़ा नंबर जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपकी काउंटिंग में ही नहीं आता है। लेकिन फिजिक्स के लिए इन्फिनिटी का मतलब नॉट काउंटेबल, नॉट डिफाइंड नंबर नहीं होता। फिजिक्स के लिए इन्फिनाइट का मतलब होता है किसी के मुकाबले बहुत बड़ा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूछेंगे कि 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर के सामने 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर कितना बड़ा है, क्योंकि सन की दूरी जो है वो अर्थ से 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है। तो अगर आप पूछेंगे कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर मतलब 15 के आगे 10 जीरो लगाइए तो टोटल 12 डिजिट हो जाती हैं। ये 12 डिजिट वाला मीटर 0.5 मीटर के आगे कैसा नंबर है? तो डेफिनेटली 0.5 मीटर के आगे ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। तो इतना ह्यूज नंबर यहां पर फिजिक्स में क्या माना जाता है? इन्फिनिटी। और इन्फिनाइट से आने वाली सारी रेस पैरेलल होती हैं, ये तो हम सीख ही चुके हैं। और अगर अब मैं बात करूं आपसे कि इन पैरेलल रेस को किसी एक पेपर की तरफ मोड़ना, इन पैरेलल रेस को किसी एक पेपर की तरफ मोड़ना, ये काम कौन कर सकता है? एक कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव या एक डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स।
तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा एक कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव, क्योंकि यही हमारा टुवर्ड्स द फोकस ले जाता है पैरेलल रेस को। अगर एक बात बताइए, पैरेलल रेस को टुवर्ड्स द फोकस ले जा रहा है, तो इसके लिए आप अपने कार्बन पेपर को कहाँ पर रखेंगे? इसके लिए हम लोग अपने कार्बन पेपर को फोकस पे रखेंगे। यहाँ पर पड़ा होगा कार्बन पेपर। नाउ अगेन मैं बता रहा हूँ, ये 100 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर उसका आधा फोकल लेंथ, ये सिर्फ मेरी एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो मैंने ऑलरेडी ऑब्जर्व की हुई एक्सपेरिमेंट्स में। इस वैल्यूज़ का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, तो इन वैल्यूज़ को देख के प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। अब जैसे कि आप पूरा एक्सपेरिमेंट समझ ही चुके हैं, एक्सपेरिमेंट में आपके पास एक बड़ा सा कॉन्केव मिरर है जिसको आपने सन के सामने रखा है। सन ने अपनी एमिटेड रेडिएशन को इसके ऊपर फेंका है, रेज़ को इसके ऊपर फेंका है। ये रेज़ यहाँ पर आके पैरेलल थी, तो यहाँ पर आके ये इस कॉन्केव मिरर से कन्वर्ज होकर फोकस पे गई, और फोकस पे आपने रखा था एक कार्बन पेपर। वो कार्बन पेपर पे थोड़े टाइम के लिए जब ये रेस पड़ी तो वो हीटअप हुई और वो वहाँ पर एक होल बर्न हो गया। फाइन, तो अब पढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस को। और इनफैक्ट ऐसा नहीं है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट में थोड़ा और बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपको पहले से ही पता है कि कार्बन पेपर कहाँ रखना है, फोकस कहाँ है। आप कार्बन पेपर को उसके सेंटर से अलाइन करते जाते हैं आगे पीछे, जहाँ आपको शार्प रेज मिलती हैं, शार्प इमेज मिलती है रेस की, आप वहीं पर कार्बन पेपर को होल्ड करते हैं। अगर आप थोड़ा करीब ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं तो रेज या तो दिखती नहीं है करीब लाने पर, या दूर ले जाने पर रेज फैल जाती हैं उस कार्बन पेपर से। तो मैं बता रहा हूँ आपको फिर दोबारा, आप किसी भी कार्बन पेपर को रैंडम पोजीशन पे रखते हैं, वहाँ पर रेज गिरती हैं, डाइवर्जिंग मतलब थोड़ी फैली हुई रेज गिरती हैं। धीरे धीरे आप उसको करीब ले जाते हैं कॉन्केव मिरर की तरफ, और जैसे ही आप देखते हैं कि उस पर गिरने वाली रेज जो हो रही हैं वो और ज़्यादा पॉइंटेड हो रही हैं, पॉइंटेड एंड हो रहा है, और ज़्यादा बारीक हो रही हैं, बीम बन रही है एक, तब जाके आप वहाँ पर उसको रोक देते हैं। फिर वहाँ पर रोके रहते हैं थोड़े टाइम के लिए और वहाँ पर एक होल बर्न हो जाता है। ये है पूरा एक्सपेरिमेंट। अब इसका ए पार्ट क्या पूछता है हमसे, देखते हैं। ए पार्ट हमसे पूछ रहा है दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। नेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग नेचर, जिसके आप डैश करके एरो में लिख भी दीजिएगा कि कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। कौन सा है? कॉन्केव मिरर। बी पार्ट क्या कह रहा है? व्हाई इज द होल बर्न इन द कार्बन पेपर। तो थर्मल इग्निशन होके, थर्मल इग्निशन से कार्बन पेपर बर्न हुए, ठीक है। सी पार्ट आपसे क्या कह रहा है? एट विच पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर ऑफ द कार्बन पेपर इज प्लेस्ड। कार्बन पेपर को स्फेरिकल मिरर के किस पॉइंट पे रखा गया है? तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस पे। कहाँ पर रखा गया है? प्रिंसिपल फोकस। डी पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे? What name is given to the distance between the spherical mirror and the carbon paper? Spherical mirror और कार्बन पेपर मतलब पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या नाम दिया गया है? तो हमारे को पता है आंसर, आंसर है फोकल लेंथ। क्या आंसर है इसका? फोकल लेंथ। What is the advantage? E part and last part. What is the advantage of using carbon paper rather than white paper? Calorific value of carbon, calorific value of carbon is less than white paper. बेसिकली मतलब क्या निकलता है इसका? कितना टेम्परेचर, कितना हीटअप करने के बाद कोई पेपर अपने बीच में से एक होल बर्न करके देगा, ये होती है कैलोरीफिक वैल्यू। कितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है उसके चीज़ को जो बर्न करने के लिए। तो कार्बन की वो कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, तो मतलब वो कम हीट लेके बर्न कर लेगा, तो आपका एक्सपेरिमेंट जल्दी हो जाएगा। वेराज आप वाइट पेपर लेंगे तो टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो जल्दी अगर हो रहा है तो आप उसी एपरेटस से करेंगे जिससे वो जल्दी हो जाए एक्सपेरिमेंट, दैट इज कार्बन पेपर, नॉट अ वाइट पेपर। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दैट वी विश to obtain an erect image. We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror. We all know concave mirror को use करके erect image बनाने का सिर्फ एक तरीका है। सारे केस, आप जितने भी concave mirror के केस देख लीजिए, 6 केस हैं टोटल, 6 में से 5 केस जो है वो रियल और इन्वर्टेड के हैं। किसके हैं? रियल और इन्वर्टेड। लेकिन अगर आप बात करेंगे 6th केस, तो सिर्फ एक ही केस ऐसा है कॉन्केव मिरर को यूज करने का जो कि इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। वो कौन सा केस है? 6th केस, पोल एंड फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? पोल एंड फोकस के बीच में। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। पोल होता है 0 पे, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमें? 0 से 15 के बीच में।
what should be the range of the distance, what should be the range of the distance of object from the mirror? So range क्या है u की, u की range है less than 0 greater than -15. When I say -15 तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ लेफ्ट में होता है, नेगेटिव होता है, मैंने इसका ध्यान रखा है, और ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट ही नेगेटिव होता है हमेशा, और नेगेटिव नंबर्स 0 से छोटे होते हैं, इसलिए मैंने u को आपको बोला है कि कहाँ रखें, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -15. या फिर अगर सिंपल आंसर अगर आपको देना हो, सिंपल आंसर, तो 0 to 15 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर, ये भी सिंपल आंसर है. ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर है और ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल आंसर है. सो आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, आंसर दोनों ही करेक्ट है. फाइन. नेक्स्ट इसी के आगे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ एन इमेज. ऑफ कोर्स नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ एन इमेज, ये आपका शुरुआत का पार्ट था डिस्टेंस का रेंज पूछने का. नेचर क्या होगा मैंने शुरुआत में बताया, एक ही केस है जो कि ऐसी इमेज देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर होगा. नेचर ऑफ एन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. फाइन. दैट इज सिक्स्थ केस, पोल और फोकस के बीच में. देन इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ऑफ कोर्स इमेज का साइज जो है वो क्या होगा, एनलार्ज्ड. इमेज का साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड. अभी हमने लास्ट क्लास में मिरर फॉर्मूला करा है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला करा है, उसमें हमने इस पे बात करी थी. एक इनफैक्ट क्वेश्चन भी मैंने अपनी क्लास में डिस्कस करा लास्ट लेक्चर में, कि आपको दो ऑब्जेक्ट की पोजीशंस निकालनी है और दोनों ही केसेस में वो ट्वाइस करे, इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट से ट्वाइस करे. तो दो पोजीशंस कौन कौन सी थी, एक रियल एनलार्ज्ड वाली थी, एक रियल मैग्नीफाइड वाली थी, और एक वर्चुअल मैग्नीफाइड वाली थी. रियल मैग्नीफाइड वाली होती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और वर्चुअल मैग्नीफाइड वाली या वर्चुअल एनलार्ज्ड वाली ये वाली होती है पोल और फोकस के बीच में. तो दो एनलार्ज्ड इमेज शो करता है कॉन्केव मिरर, एक रियल एनलार्ज्ड और एक वर्चुअल एनलार्ज्ड. रियल एनलार्ज्ड कब शो करता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. वर्चुअल एनलार्ज्ड कब शो करता है, पोल एंड फोकस के बीच में. ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस. ये वैसे आपके पास डायग्राम ऑलरेडी है, असाइनमेंट में भी है और मेरी वीडियो लेक्चर्स में भी है, बट स्टिल मैं एक बार फिर दोबारा बना देता हूँ आपके लिए, सो दैट आपको यहाँ पर दिखाई दे कि डेफिनेटली ये वर्चुअल एनलार्ज्ड है. ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है. याद होगा आपको मैंने बताया था ये आपको कंपास से बनाना है सो दैट सिमेट्रिकल बने. ये फोकल लेंथ होगा, फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट है. आप एक पैरेलल रे चुन रहे हैं, इन्फिनाइट रेज आती है मैंने बताया था, लेकिन हम कोई भी दो रेज चुनते हैं. एक हमने चुनी पैरेलल जो कि फोकस से गुजरी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और दूसरी हम चुन रहे हैं पोल से. आज मैं पोल वाली चुन रहा हूँ जो कि सेम एंगल बना के जाएगी पोल से. तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो है आगे जाके यहाँ डाइवर्ज कर रही है, कहीं नहीं मिलेगी, तो ये पीछे जाके मिलेगी बिहाइंड द मिरर. और क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, आप इसको बैक साइड इमेजिन कर रहे हैं कि बैक साइड मिलेगी, तो इसलिए आप इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं जो कि स्क्रीन पे नहीं पाई जा सकती. प्लस क्योंकि ऑब्जेक्ट अपसाइड है एंड इमेज भी अपसाइड है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, इरेक्ट. वर्चुअल इसलिए क्योंकि स्क्रीन पे नहीं मिलती है, आप अपियरिंग टू मीट करते हैं, वर्चुअल इसलिए. और इरेक्ट इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी अपसाइड है और इमेज भी अपसाइड है, इसलिए इसको इरेक्ट कहते हैं. और आप साफ तौर पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज ये है एंड इमेज का साइज ये है. डेफिनेटली इमेज बड़ी है हमारे ऑब्जेक्ट से, तो एनलार्ज्ड है. फाइन. ये सारी बातें जो हमने लिखी वो सारी प्रूफ भी कर दी इसमें. नाउ क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 16 की. फाइन. क्वेश्चन नंबर 16. Image formed by a concave mirror is seen to be virtual, erect and larger than the object. यही क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया है. इमेज आपने कॉन्केव मिरर से ली और कॉन्केव मिरर से ऐसा लग रहा है कि वो जो इमेज मिली है आपको वो वर्चुअल भी मिली है, इरेक्ट भी मिली और एनलार्ज्ड भी मिली. तो आप बताइए द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट देन बी. इसमें चार ऑप्शन है, आपको ऑप्शन कौन सा चुनना है आपको पता है. ऑप्शन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में, प्रिंसिपल फोकस के बीच में, जो कि है आपका बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस, दैट इज डी ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है. फाइन. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है 17. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है. A concave mirror has a focal length 10 centimeter. A concave mirror has a focal length 10 centimeter
तो अगर फोकल लेंथ कॉन्केव का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आप इससे एक और चीज़ पता लगा सकते हैं, आप इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लगा सकते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर किस पोजीशन पे लोकेट है, उससे डबल पोजीशन पे लोकेट होता है। आपको पता है R इज इक्वल्स टू व्हाट, R इज इक्वल्स टू 2f, R इज इक्वल्स टू 2f या f इज इक्वल्स टू व्हाट, R बाई 2। ये रिलेशन आपको बहुत बारी बताया जा चुका है। तो फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। In front of this concave mirror so as to obtain the image which is real, inverted and same size, आपको इमेज चाहिए रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर की इस पर्टिकुलर नेचर की इमेज चाहते हैं कि वो रियल भी हो, इन्वर्टेड भी हो और सेम साइज हो, ये कन्फिगरेशन हो इमेज की, तो आपको केस याद होगा, आपका थर्ड केस था केस 3। केस 3 ऑफ रे डायग्राम्स इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको लास्ट लेक्चर अगर याद हो तो मैंने बोला भी था कि फ्री हैंड डायग्राम से ये सबसे मुश्किल डायग्राम होता है, क्योंकि इसमें बड़ा ही मतलब बहुत ही कम फासला होता है आपके पास इमेज को दिखाने का। तो आपको ऑब्जेक्ट भी वहीं चाहिए होता है, इमेज भी वहीं चाहिए होती है, रियल इन्वर्टेड भी चाहिए होती है और सेम साइज़ की चाहिए होती है। ये बड़ा मुश्किल डायग्राम होता था FBD से बनाने का, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। इन्होंने पूछा था दैट कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखें, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर सो एज टू ऑब्टेन दिस काइंड ऑफ इमेज। तो हमारा आंसर है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना चाहिए। फाइन। नाउ 18th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 18th क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगेन फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 20 सेंटीमीटर। फाइन। फॉलोइंग डिस्टेंसेस पे रखा गया है, विच पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस। नाउ पहली डिस्टेंस आपका है 8 सेंटीमीटर। अब ये आप नहीं बताएंगे कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आप एक काम करेंगे, क्वेश्चन को ही एनालाइज करेंगे सारा। ऑप्शंस बिना देखे भी आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं, राइट। 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए, व्हाट डज 8 सेंटीमीटर मीन्स। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो है वो है बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में पड़ा है ऑब्जेक्ट। अगर पोल एंड फोकस के बीच में पड़ा है तो आपको पता है ये लास्ट केस होता है, वर्चुअल का केस है, इरेक्ट है एंड एनलार्ज्ड। अब जरा ऑप्शन ढूंढते हैं कि ए ऑप्शन के साथ कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। सो विच पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ डिमिनिश्ड रियल इमेज, मैग्निफाइड रियल इमेज, मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। आप ध्यान से देख पा रहे हैं, मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज है 8 सेंटीमीटर वाली, तो इसका ए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के साथ फिट बैठ रहा है थर्ड पोजीशन ऑफ योर आंसर। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ए पोजीशन है 8 सेंटीमीटर, उसके साथ फिट कौन बैठ रहा है, थर्ड पोजीशन ऑफ एन आंसर। फाइन। बी पार्ट देखते हैं, जरा देखते हैं बी पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट कहता है 15 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब निकलता है, देखिए जैसे 10 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ था, तो आप 8 सेंटीमीटर को तुरंत पहचान गए कि ये 0 और 10 के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में है। वैसे ही 15 सेंटीमीटर का क्या मतलब निकलेगा, फोकल लेंथ है 10 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, तो 15 का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पड़ा है, और फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट रियल इमेज देता है, इन्वर्टेड इमेज देता है एंड एनलार्ज्ड इमेज देता है। क्या देता है, एनलार्ज्ड इमेज देता है। सो इसके लिए ऑप्शन ढूंढते हैं, तो रियल एंड मैग्नीफाइड का ऑप्शन है सेकंड। रियल एंड मैग्नीफाइड का ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। तो बी का सेकंड आंसर है। बी पार्ट ऑब्जेक्ट भी 15 सेंटीमीटर, उसका आंसर भी बी पार्ट ही है, दैट इज सेकंड इन योर ऑप्शन। नाउ मैं इस 17 क्वेश्चन को इसी पेज पे करना चाहता हूं, तो इसको मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। फाइन, इस बॉक्स में कवर कर रहा हूं मैं 17 क्वेश्चन के रिमेनिंग 2 पार्ट्स को। सो पहला पार्ट हमारे पास है फिर 18th क्वेश्चन का, सॉरी नॉट 17 क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन है ये। 18th क्वेश्चन का हम सी पार्ट कर रहे हैं। सी पार्ट क्या है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या निकलता है पहले वो बताइए मुझे। 20 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ से देखिए, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है, ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब ये क्या होता है, ये होता है रियल, ये क्या होता है रियल, ये होता है इन्वर्टेड, ये क्या होता है
inverted and same size. So real image same size की, an image of same size of an object, ये फोर्थ ऑप्शन है. कौन सा ऑप्शन है ये? फोर्थ ऑप्शन. तो अगर आप 20 सेंटीमीटर सी पार्ट को अगर चुनते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा है, तो आंसर जो इमेज का होगा वो फोर्थ वाला होगा, दैट इज एन इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देन डी पार्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं मैं बड़ी आराम से यूज़ कर रहा हूँ. इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए मुझे रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, और रे डायग्राम्स अच्छे से आने के बावजूद अगर आपने मेरी लास्ट लेक्चर देखा है तो मैंने आपको फिर दोबारा बताया था कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता जाता है, इमेज वैसे वैसे दूर जाती जाती है और बड़ी होती जाती है. ये चीज़ मैं बहुत बारी सिखा चुका हूँ अपनी पिछली 2 वीडियो में, मैं फिर बोल रहा हूँ आज यहाँ पर. तो आपको रे डायग्राम बहुत अच्छे से आनी चाहिए टू गेट द आंसर. फाइन. देन हमारे पास कौन सा है? डी ऑप्शन, 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या है पहले वो निकाल लेते हैं. अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है और ऑब्जेक्ट 25 पे पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी पड़ा है. ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? बियॉन्ड सी. और बियॉन्ड सी का इमेज होता है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रियल एंड डिमिनिश्ड को डिफाइन कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर फिर दोबारा 18 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगर आप 8 सेंटीमीटर पे रखोगे तो आपको इमेज मिलेगी वर्चुअल एंड एनलार्ज, जो कि थर्ड ऑप्शन है. फिर आप अगर 15 सेंटीमीटर पे रखेंगे, दैट इज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपने रखा है, रियल एंड एनलार्ज मिलेगी, दैट इज योर सेकेंड ऑप्शन. तो बी पार्ट का सेकेंड ऑप्शन आंसर है. देन अगर आपने उसको 20 सेंटीमीटर पे रखा है तो इसका मतलब है आपने उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया है, दैट मीन्स वो रियल और सेम साइज की मिलेगी, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास फोर्थ है. एंड डी ऑप्शन, अगर आपने उसको ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा है तो आपने ऑब्जेक्ट को मतलब बियॉन्ड सी ले गए हैं आप, 20 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर था तो आप उससे भी दूर ले गए हैं, दैट मीन्स रियल एंड डिमिनिश्ड मिलेगी आपको इमेज, विच इज योर फर्स्ट ऑप्शन. फाइन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज इक्वल इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अभी जस्ट करके आए हम लोग. एक ही केस ऐसा होता है दैट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैं शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिख रहा हूँ, सी आपको पूरा लिखना पड़ेगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ कोर्स of same size. Image is real and inverted of same size. Fine. Question number 20. Question number 20 क्या कह रहा है देखते हैं. Question number 20 कह रहा है where should an object be placed in front of concave mirror so as to obtain its virtual, erect and magnified image. Object should be placed between pole and principal focus. Object should be placed between pole and principal focus, which will give you what? Virtual and erect, and of course magnified. Virtual and erect, magnified. Fine. Question number 21st. If an object is placed at a focus of concave mirror, आपको याद होगा nature loves symmetry. So if object was at infinity, image was at focus. Now in this question, object is at focus. So image formed is, image will be at infinity. Now question number 22nd. If an object is at infinity in front of concave mirror, if an object is at infinity from a concave mirror, where is the image formed? Just उसी का reverse, image will be at focus. Now question number 23rd, 24th and 25th. These are general ray diagrams जो आपको ऑलरेडी कराए गए हैं लास्ट लेक्चर में, तो इनको आप खुद देख सकते हैं. जिसमें से 23rd के लिए ये है कि रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी.
24th के लिए ये है कि ऑब्जेक्ट को वहाँ पर रखा गया है बिटवीन एफ एंड सी, तो आपको 2 रेज भेज के उसकी इमेज बनवानी है बियॉन्ड सी एंड मैग्नीफाइड। एंड 25th क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्ट रखा गया है एट सी, तो आपको 2 रेज भेज के उसकी इमेज फिर दोबारा एट सी बनानी है ऑफ सेम साइज। फाइन, ये जनरल रे डायग्राम्स है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन कहता है विच काइंड ऑफ अ मिरर ऑफ यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द कार एंड व्हाई इट इज इट यूज्ड फॉर दिस पर्पस। नाउ हमारे को पता है कि इसके लिए हमें कॉनकेव मिरर की ज़रूरत है, एंड इसका आंसर जो है वो आप ही के असाइनमेंट के पेज नंबर 80 पे है। पेज नंबर 80 पे कुछ यूजेस दे रखे हैं स्फेरिकल मिरर के। कॉनकेव मिरर का यूज़ दे रखा है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ दिया हुआ है। तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे सो आपको दिखेगा वहाँ पर दैट एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च और हेडलाइट्स ऑफ द मोटर व्हीकल ये यूज़ होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट दिखेगा कि ऐसी हेडलाइट होती है बल्जिंग आउटवर्ड्स। इसमें जहाँ हेडलाइट का बल्ब होता है अंदर की तरफ, वो बल्ब कुछ इस कदर रखा जाता है कि वो फोकस पे हो इस कर्वेचर की, और फोकस पे होने की वजह से जो भी वो रे भेजता है, आपको पता है फोकस पे जब भी ऑब्जेक्ट होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने करा, इमेज कहाँ बनती है इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये फोकस पे आने वाली रेस को सारी रेस को पैरेलल भेज देता है, और फिर वो सीधा आगे से टकरा के वापस जाती हैं एंड पैरेलली बाहर आती हैं। और पैरेलल आने वाली रेज हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं चाहिए होती तो इस कॉनकेव शेप का कोई यूज़ ही नहीं होता, या इसको फोकस पे रखने का कोई यूज़ ही नहीं होता। हमें पैरेलल रेस क्यों चाहिए, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी लाइट जो है कार की वो हमें दूर तक का विजन दिखाए, और दूर तक का विजन दिखाने के लिए हमें पैरेलल रेस चाहिए होती है। कन्वर्जिंग रखेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, डाइवर्जिंग रखेंगे तो आउट ऑफ द वे जाके हमें दिखाएगी चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो रोड देखना है। तो हम चाहते हैं कि वो लाइट जो बाहर आए वो कैसी आए, पैरेलल। और पैरेलल किसी भी चीज़ से तभी आती हैं जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, क्योंकि जब वो फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट तभी रेज पैरेलल आएंगी। फाइन, सो यहाँ पर हमारे पास कौन सा मिरर यूज़ होता है हेडलाइट्स ऑफ द कार में, तो हमारे पास कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। और उसमें मैंने आपको बता भी दिया है कि हेडलाइट जो होती है उसमें लाइट जो होती है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है, फोकस पे। सेम टॉर्च रिफ्लेक्टर के लिए भी होता है। सो टॉर्च के आगे जो लगा होता है शेप ग्लास का, वो भी कॉनकेव शेप होती है। वो भी क्या होती है, कॉनकेव शेप होती है। उसमें भी टॉर्च का बल्ब जो होता है वो फोकस पे होता है, ताकि वो भी पैरेलल भेजे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि फोकस से आएंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएंगी, पैरेलल। इसीलिए पैरेलल रेज आए बाहर, इसीलिए टॉर्च रिफ्लेक्टर में भी कॉनकेव शेप का होता है। ये 26 क्वेश्चन में ही मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ बताया, इसे याद रखिएगा फ्यूचर के लिए। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक्सप्लेन व्हाई अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। नाउ ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, एंड ये कॉनकेव मिरर के हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पड़े हुए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एंड ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हाई इट रिफ्लेक्ट्स बैक एंड ट्रेस द सेम पाथ। एक्चुअली जो भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है वो किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराती है, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जैसे ही हम लोग नॉर्मल बनाएंगे तो वो इंसिडेंट रे के ऊपर लाई करेगा, जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0। एंड इसको देख के रिफ्लेक्टेड रे को कुछ इस कदर जाना पड़ेगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 इसलिए होना चाहिए ताकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो, और रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 करने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को उसी नॉर्मल रे के ऊपर अलाइंड होना पड़ता है, इसलिए उसको भी सेम पाथ लेना पड़ता है। ये ऑलरेडी वैसे हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, पर आपको फिर दोबारा एक बार इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट आएगी तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, और इसका रीज़न है सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि एंगल आई 0 है तो एंगल आर को भी 0 रखने के लिए वो ऐसा करती है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमसे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ केस 3 ऑफ माई वीडियो, लास्ट टू लास्ट वीडियो, एंड also in your assignment I am referring you page number 74, पेज नंबर 74। आप पेज नंबर 74 को या तो रेफ़र कर सकते हैं, या आप पेज मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, दोनों में आपको दिख जाएगा केस 3।
जहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट सी पड़ा हुआ है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ा हुआ है, तो इमेज रियल आती है, इन्वर्टेड आती है एंड सेम साइज की बनती है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 29, ये हमसे कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट अगर 8 सेंटीमीटर पे है दैट मीन्स इट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, इट इज़ बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इसके लिए आपको रे डायग्राम अगर डिस्कस करना है इसका, तो हम इसके लिए केस 6 को डिस्कस करेंगे। केस 6 को डिस्कस करेंगे ऑन पेज नंबर 75, ऑन पेज नंबर 75, या फिर हम लोग लास्ट टू लास्ट वीडियो का केस 6 देख लेंगे, दोनों ही बातें सेम है। असाइनमेंट का है तो आप पेज नंबर 75 देख लीजिए, या फिर आप लास्ट टू लास्ट वीडियो का केस 6 देख लीजिए, उसमें आपको ये मिल जाएगा। दैट इज़ जब पोल एंड फोकस के बीच में होती है इमेज, तो इमेज बनती है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड बनती है मैग्नीफाइड। लेकिन यस, यही आंसर नहीं है, ना ही इसमें ये आंसर है सफिशिएंट, ना ही इसमें ये आंसर सफिशिएंट है। आपको इसके लिए रे डायग्राम बनाना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30th। क्वेश्चन नंबर 30th कहता है विच मिरर इज़ यूज्ड एज अ टॉर्च रिफ्लेक्टर। ये मैंने अभी आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 26 में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 26 में मैं इसका आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। फाइन, तो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में हमने शेयर किया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है गिव टू circumstances in which a concave mirror can form a magnified image। मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, और न्यूमेरिकल्स में मैं एग्जैक्टली आपको न्यूमेरिकल नंबर भी बता देता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर है नेक्स्ट QBAD का क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट QBAD का क्वेश्चन नंबर 11 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया है कॉन्केव मिरर 2 बारी मैग्नीफाई करता है इमेज को, एक बारी रियल तरीके से एनलार्ज करता है और एक बारी वर्चुअल तरीके से एनलार्ज करता है। और इनके आंसर्स हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एनलार्ज का, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल एनलार्ज का। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन कहता है कि 2 सर्कमस्टांसेस दीजिए हमें मैग्नीफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट को, उसकी इमेज को, और इन चीज़ों को इलस्ट्रेट करिए विद द रे डायग्राम, तो ये रे डायग्राम होगा केस नंबर 4 का, केस नंबर 4 का, जो कि पेज नंबर 74 पे दिखेगा। और ये हमारा रे डायग्राम होगा आंसर नंबर 29 का, आंसर नंबर 29 जो हमने अभी डिस्कस करा है, जो कि पेज नंबर आपको 75 पे डिस्कस करना पड़ेगा केस नंबर 6 से। केस नंबर 6 आप पेज नंबर 75 पे देखिए, जो आपका आंसर नंबर 29 है आप वही लिख लीजिए, और ये पेज नंबर 74 पे केस नंबर 4 मिलेगा, या लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी केस नंबर 4 मिलेगा हमें रे डायग्राम का। फाइन, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि वो डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है कि आप ऐसे 2 रे डायग्राम बनाइए जिसमें दोनों में ही इमेज जो है वो मैग्नीफाइड आए। तो एक रियल मैग्नीफाइड आप ला सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख के, और एक वर्चुअल मैग्नीफाइड आप ला सकते हैं पोल एंड फोकस के बीच में रख के। फाइन, ये क्वेश्चन नंबर 31 था। लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस QBAD। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हमसे दैट virtual erect and magnified image of an object is to be placed with a concave mirror focal length 12 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि अगर कॉन्केव मिरर का ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हो, पोल एंड फोकस के बीच में रखा हो, फाइन, सो वो इमेज कैसी देता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट देता है एंड मैग्नीफाइड देता है, जिसको हम अभी पिछले पेज पे भी डिस्कस करके आए हैं। तो अगर कोई कहता है कि इसका फोकल लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर है, तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट जो है
वो 0 और -12 के बीच में या 0 to 12 के बीच में होना चाहिए। ये आंसर सिंपल है, ये आंसर टेक्निकल है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन 0 to -12 के बीच में होनी चाहिए या फिर 0 to 12 नंबर होना चाहिए उसके बीच का। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें चुनना है उसमें से हमें एक, तो मैं उसमें से फर्स्ट ऑप्शन चुनता हूँ। फाइन, फर्स्ट ऑप्शन क्यों? क्योंकि 10 सेंटीमीटर है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, 15 सेंटीमीटर का ऑप्शन मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 15 सेंटीमीटर हो जाएगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। थर्ड भी मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको रिजेक्ट के ऑप्शंस भी बता रहा हूँ मैं रिजेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी एग्जैक्टली डिट्टो सेम है, दैट इज़ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी 12 है और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा 24 हो गया, जस्ट डबल। फोकल लेंथ हमारी इसमें भी 12 है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट डबल हो गया 24। तो 15 नंबर और 20 नंबर दोनों ही 12 एंड 24 के बीच में आते हैं, तो दोनों का सेम आंसर होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होगा। लेकिन हमारी क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, तो मैं इन दोनों केसेस को गलत कह रहा हूँ, मैं इस केस को सही कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए ताकि वो पोल और फोकस के बीच में हो, दैट इज़ 0 to 12 के बीच में हो, ताकि हमारा आंसर जो है वो कैसा आए, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी 32nd क्वेश्चन की। फाइन, 33rd क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सेम एज 18th। सो अगर आप लाइक वैल्यू वाइज तो सेम नहीं है बट कॉन्सेप्ट वाइज तो बिल्कुल सेम है। तो अगर आप आंसर नंबर 18 समझ चुके हैं तो मैं चाहूँगा कि 33rd क्वेश्चन आप एक बारी खुद से ट्राई करें, और अगर क्वेश्चन नंबर 33rd फिर भी आपको डाउट आता है तो डेफिनेटली क्लास रिज्यूम्स होते ही हम फिर दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन सबके साथ करेंगे। मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 में डिस्कस इसका कर लिया है। फाइन, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस QBAD. Now I'll share next video for the next QBAD. Before that, you have to complete your homework of last Saturday, that you have to complete all the QBAD, third QBAD of numericals related to mirror formula and magnification formula. Fine. Thank you.